अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। आज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जहाँ इत्तेहादी हुकूमत की जमातें इकट्ठी हैं, भरपूर अंदाज में तनकीद की गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा किया गया है। चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल जजेस के खिलाफ ये तुंदो तेज तकारीर की गई हैं। विफाकी वुज़रा और हुकूमत के इत्तेहादी पार्लियामेंटेरियंस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अब वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करे। चीफ जस्टिस के मिसकंडक्ट का जायजा लिया जाए, मखसूस जजेस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पार्लियामेंटेरियंस के मुताबिक अदलिया में एक ऐसा गिरोह है जो फैसले नहीं सियासत कर रहा है। अदलिया की रवायात और हुदूद की पामाली हो रही है। चीफ जस्टिस फर्द वाहिद के तौर पर अपने फैसले मुसल्लत कर रहे हैं। इमरान खान को रिलीफ देकर एक फितने को हवा दी गई। एक मुल्जिम को विश यू गुड लक बोला गया। चीफ जस्टिस किस किस्म के मुनसिफ हैं? ये इंसाफ करने के लिए बैठे हैं, लोगों को दुआ और तावीज़ देने के लिए नहीं बैठे। पार्लियामेंट हाउस के पड़ोस में वाक़ सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर पीडीएम और पीपल्स पार्टी ने चीफ जस्टिस पर शदीद तनकीद की। कुछ अर्सा पहले तक ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो दूर की बात, किसी जज के बारे में भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे। माजी में अदालती फैसलों को तो तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, जैसे बेनज़ीर भुट्टो अपने खिलाफ और नवाज शरीफ के हक में अदालती फैसलों को चमक का नतीजा करार देती रही। नवाज शरीफ भी अपने खिलाफ फैसलों पर ये कहते रहे कि इन जजेस के दिल बुग़्ज़ से भरे हुए हैं, मगर यूं सुप्रीम कोर्ट के बाहर सियासी जमातों के कारकुनों ने इतनी बड़ी तादाद में किसी चीफ जस्टिस को इस तरह कभी खुली तनकीद का निशाना नहीं बनाया। ज़ाहिर है चीफ जस्टिस उमर अतया बंदयाल भी इस सब से बेखबर नहीं है। यही वजह है आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ऐसे रिमार्क्स देखने में आए कि जिस अंदाज से सियासी जमातें काम कर रही हैं ये दुरुस्त नहीं। सियासी जमातों को अपना कंडक्ट देखना होगा। उन्होंने कहा कि उनको सियासत के बारे में मालूम नहीं और ना ही सियासत के बारे में जानना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों फरीकैन दोबारा मुज़ाकरात का आगाज करें। यूं चीफ जस्टिस ने गेंद एक मरतबा फिर सियासतदानों के कोर्ट में फेंक दी है। इस्लामाबाद में जो माहौल, जो मूड और मोड आज दिखा है, इसी पर पहला सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, ईसार राना, शहजाद चौधरी। हमारी कोशिश है पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हसन रजा पाशा साहब भी हमारे साथ शामिल हो, जान सकें जो कुछ हो रहा है। इंसाफ के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, इंसाफ के ऐवानों पर उंगली उठाई जा रही है, उसकी माजी में कोई इस तरह की मिसाल मौजूद नहीं है। सवाल आप सबके लिए इस तरह से, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज, पार्लियामेंट के अंदर रेफरेंस और तल्ख तकरीरें, जजेस में भी इख्तिलाफ, चीफ जस्टिस का मुस्तकबिल सज्जाद अली शाह या इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। हसन निसार साहब, जो कुछ हो रहा है माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं है जो मनाजिर आज हम देख रहे हैं इस्लामाबाद से। और जिस तरीके से भी कुछ देर पहले मरियम नवाज जब खिताब कर रही हैं, उन्होंने फिर एक मुतालबा किया जो आज दिन भर पार्लियामेंट में भी गूंजता रहा कि चीफ जस्टिस इस्तीफा दो और घर जाओ। क्या मुस्तकबिल होने जा रहा है इस ऐवान का? देखें, पहली बात तो ये है, माजी में तो पाकिस्तान के दो लख्त होने की भी कोई मिसाल नहीं थी। ये मुल्क बनाए इस तरह की मिसालें कायम करने के लिए। माजी में तो जुडिशल मर्डर, अदालतों में आप उसका हवाला नहीं दे सकते, उसकी भी कोई मिसाल ये तो कोई माजी में सुप्रीम कोर्ट पे यलगार की भी कोई मिसाल नहीं है। तो ये यहाँ इसी तरह का देखो, इसका एक बैकग्राउंड है। ये डीएनए का डिफेक्ट है। ये 850-900 साल रियाया और कमी रहने वाला जो रवैया है, उसको आप जब इख्तियार दोगे, इक़्तिदार दोगे, वो यही कुछ करेगा। और ये बात मैं आज आपके सवाल के जवाब में नहीं कर रहा, मेरा ये 32 साल पुराना थीसिस है। इनको समझ नहीं आ रही इस मुल्क का करना क्या है। और एक आखिरी बात सुन लें, कौमों पे बाज़-औक़ात ऐसे फैसला कुन मोड़ आते हैं जहाँ दो में से एक चीज़ का सामना करना पड़ता है, हादसा या मौजज़ा। अब देखना यह है कि कोई मौजज़ा होता है या हादसा होता है। यही हमारी तारीख है। मुल्क का बनना मौजज़ा था, टूटना हादसा था। हाँ। जी, मैंने सवाल में दो हवाले दिए हैं चीफ जस्टिस के मुस्तकबिल को लेके, सज्जाद अली शाह या इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। आप बदल के ऐवान में क्या होते देख रहे हैं? मैं सच्ची बात, मैं इन टर्म्स ऑफ कंट्री देखता सोचता हूँ मुल्क के साथ क्या होने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि उन दोनों का अंजाम भी एक जैसा ही हुआ।
जिनको आप शायद को 2 मिसालें समझ रही हैं, कतई नहीं। याद रखें, बंदा इंसान का बच्चा वो है सियासत में जो जाने के बाद इज्जत और मोहब्बत से याद रखा जाए। ये ऐसे मनसब हैं, वेदर इट इज चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, ये ध्यान में रखना। उनकी पहचान उस वक्त होती है जब वो अपने मनासिब पे नहीं रहते। ये तो सारी रदे हुए लोग हैं। चंद रोज पहले शायद आप ही के प्रोग्राम में था, वो जस्टिस कार्नेलियस वगैरह के हवाले से बात हो रही थी, तो अदब एहतराम, मैंने तो उनको कभी नहीं देखा उनका नाम लेते हुए। वैसे ही जब हम बात करते हैं तो फैज साहब कहते हैं व्हाई इट इज सो। कासमी साहब कहते हैं, अहमद नदीम कासमी, कई लगड़ बगड़ लगे फिरते हैं यहाँ, मंटो साहब निकलता है मुंह से। क्यों? जिन्होंने अपने काम के साथ इंसाफ किया होता है। जिन 2 की आपने मिसालें दी वो तो टके टोकरी लोग हैं इस मुल्क में। जी ठीक है। हसन रजा साहब, आप चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं। इस वक्त जो अदलिया, इंसाफ और इस पूरे मामले को लेकर गुज़िश्ता कुछ महीनों से हम सूरत हाल देख रहे हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर सियासी जमातें भरपूर एहतजाज कर रही हैं, पार्लियामान के अंदर बड़ी तुंदो तेज तकरीरें की गई हैं। क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रिट ख़त्म हो रही है? हाँ देखें, इंतहाई अफसोसनाक ये सारे मामलात हैं, दिल खून के आंसू रो रहा है। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह की सूरत हाल आएगी कि अवाम आ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे और चीफ जस्टिस या जजेस के खिलाफ बात करेंगे। इंतहाई तकलीफदेह बात है। जिस तरह अभी हसन निसार साहब फरमा रहे थे, उन्होंने भी बात कड़वी होती है लेकिन होती सच्ची है, उन्होंने भी ठीक कहा है। अब देखें कि ये क्यों हुआ। अगर इसको अवाम की जगह हम क्या, कुछ हुकूमती जमातें आ गई हैं सर? देखिए, हुकूमती जमातें तो अवाम ही होती है ना, पॉलिटिकल पार्टीज अवाम होती हैं। अब हम ये कहें कि 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने हर जगह आग लगाई, तोड़ फोड़ की, तो वो अवाम नहीं थे? वो भी तो अवाम ही थे, इसी मुल्क के वो शहरी थे। कोई 2-3 वो अफगानी बच्चे पकड़े गए हैं जिन्होंने कहा है कि हमें फलां एमपीए ने पैसे दिए थे। बाकी तमाम के तमाम इस मुल्क के मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं, लेकिन उन्होंने एक प्लानिंग के तहत जो काम किया कर दिया। आज उसका खमियाजा पूरा मुल्क भुगत रहा है। आज उसका ये रिएक्शन है। और मैं ये कहूँगा बड़े अदब के साथ कि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना कसूर है, उनकी अपनी तफरीक है, जो उन्होंने हमारे बारहा रिक्वेस्ट करने के बावजूद उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को काबिल नहीं समझा और उन्होंने अपने मामलात को सेट करने के लिए फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई, जो कि हर साल बुलानी चाहिए इनको। बल्कि जब भी कोई ऐसा मामला हो, फुल कोर्ट मीटिंग बुला के एक दूसरे का कथारसिस करना चाहिए, सुनना चाहिए। देखें, ये भी कोई होता है कि एक सीनियर प्यूनी जज जो है वो खत लिख रहा है, एक और जज खत लिख रहा है। क्यों खत लिखने की नौबत इस वजह से आती है कि आप उनको मौका नहीं देते बात करने का, उनको मौका फराहम नहीं किया गया कि वो बात खुल के करें। तो ये चीज़ें फिर जो मामलात चले हैं, 3-4 ऐसे मौके आए जहाँ पे हमने बतौर बार काउंसिल भी रिक्वेस्ट की कि आप फुल बेंच बनाएं। हम फोर्स ही कर रहे थे, बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ये फोर्स ही कर रही थी कि हालात ये खराब हो रहे हैं। उनको करना चाहिए था, उनको ये फुल कोर्ट बना देते, क्या हर्ज होता। वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हसन रजा साहब, ये तो अब हो गया, ये कुछ नहीं हुआ, ना फुल कोर्ट मीटिंग हुई, ना लार्जर बेंच का मुतालबा नहीं हुआ। अब सड़कों पर एहतजाज आ गया है, पार्लियामेंट के अंदर से शदीद तनकीद, भरपूर नारे आला अदालत, जजों के नाम लेके लग रहे हैं। अगले 3 महीने चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब इतने अहम आईनी ओहदे पर किस तरह से फराइज सर अंजाम देंगे? फिर जिस तरह का मुतालबा किया जा रहा है इस्तीफे को लेकर, बाहर जत्थे बैठे हों, क्या ये कोई तरीकाकार बनेगा, कहलाएगा? मुस्तकबिल के लिए क्या नज़ीर बनेगी? बिल्कुल भी नहीं। हम इसको ठीक नहीं समझते, इस तरह जत्थे दे के जाना और ये मुतालबा करना कि जो है वो चीफ जस्टिस इस्तीफा दे दे या फलां इस्तीफा दे दे। लेकिन बात ये है कि क्या आपने जत्थों से मजबूर हो के किसी एक शख्स को अनडू फेवर दी?
क्या आपने जत्थों से मजबूर हो के किसी एक शख्स को जो कि बाकायदा तौर पे एक अदालत के हुक्म के तहत रिमांड पे था, उसको आपने रिलीज नहीं किया? क्या उसको वो रिलीफ नहीं दिए जिनको ब्लैकेट रिलीफ कहते हैं? ये सारी चीजें आप इनको मिला के देखें प्लीज, इसको किसी चीज को भी आइसोलेशन में ना देखें। मैं आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस धरना, मैं इस धरने को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं एक इंडिपेंडेंट इदारे का सरबराह होने की हैसियत से एक बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें जब अगर मिला के देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि गलती कहाँ हुई है और वो उस गलती का हल हो सकता है। आज भी फुल कोर्ट बैठे, आज भी फुल कोर्ट बेंच सारी चीजों को साथ लेके चले, भले यही फैसला हो जो इन्होंने किया हुआ है। क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बिठाते? वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं है। अब एक जो है आप देखिए सर एक बात और कहिएगा, वहां पार्लियामान के अंदर से तो रेफरेंस की बात की जा रही है चीफ जस्टिस के खिलाफ, आपको लगता है कि कोई उसके अंदर कुछ प्रैक्टिकलिटी है या जस्ट स्मोक है और कोई ये करने का काम नहीं है हुकूमत के? देखिए जहां तक रेफरेंस का तल्लक है वो मिसकंडक्ट की बुनियाद पे देना चाह रहे हैं। लेट्स सी, वो अब आएगा तो देखेंगे कि क्या मिसकंडक्ट बनता है या नहीं बनता। वो तो हम इस वक्त हम कुछ कह नहीं सकते कि वो क्या क्या ग्राउंड होंगी रेफरेंस फाइल करने की। वो जाहिर है वो हर आदमी को लिबर्टी है, कोई बंदा भी रेफरेंस या कंप्लेंट फाइल कर सकता है किसी भी जज के खिलाफ, लेकिन उसमें सब्सटेंस कितना है ये जब तक चीज सामने नहीं आएगी हम उस बारे में कोई अपनी राय कायम नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसन रजा साहब हमारे साथ थे। अफसार साहब आपकी तरफ में आऊंगी। हसन साहब ने ऊपर कहा कि एक ही हैं, जो मैं दो नाम जब ले रही हूं कि मुस्तकबिल की अदलिया का, वो कह रहे हैं एक ही बात है, मगर देखिए कि हादसा होता है या मौजज़ा। आप किस तरह जो मामलात इस्लामाबाद में जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किधर जाएंगे? इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है ये लोग लाहौर की लीड से है, और बात सिर्फ ये है कि हादसा होता है, ये मुआवजा बात बड़ी पते की है हसन निसार साहब ने। मुआवजा हो सकता है और अगर मुआवजा ना हुआ तो फिर हादसा होगा। मुझे तो ये लग रहा है पिछले कुछ दिनों से। मुआवजा कैसे हो सकता है? मुआवजा ऐसे हो सकता है कि अगर जो लोग ज़िम्मेदारान हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी समझ लें तो मुआवजा हो जाएगा। ज़िम्मेदारान कौन कौन से हैं? देखें, सीधी सी बात है, इस वक्त प्रॉब्लम है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और दोनों बदकिस्मती से तकसीम हो चुकी हैं। जो मैं बार बार कहता हूँ, तकसीम हो चुकी हैं। देख लें, तकसीम आपको सामने नज़र आ रही है, और इसमें सबसे बड़ी तकसीम जो हुई है वो फ़ौज के अंदर हुई है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। जजेस में तो इख्तलाफ राय होता रहता है ना, आइन की शिकों पे, किसी और जगह पे, वहाँ चेन ऑफ कमांड पे जो कभी कोई शक नहीं होता। लेकिन जिस तरह से अटैक किया गया और जिस तरह से जिना हाउस को आग लगाई गई, वो कर्नल शेर खान का मुजस्मा जिन्होंने अपनी जान दी वहाँ पे, उसको तोड़ा गया। फिर वो जो MM आलम का जहाज़ है उसको जिस तरह आग लगाई गई, हमने तो ये देखा था, हम और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने, कि अगर आप किसी जर्नैल की सियासत में मुदाखलत पर सवाल भी उठाएं, उसके ज़राए आमदन पर सवाल उठाएं, उसके रहन सहन पर भी सवाल उठाएं तहजीब याफ्ता तरीके से, तो आप ही को उठा लिया जाता था। आप पे कातलाना हमले होते थे, गोलियां मारी जाती थी, किडनैप हो जाते थे, आप पे गद्दारी और बगावत के मुकदमे बनाए जाते थे और आपको मारा जाता था, एक्सीडेंट हो जाते थे। लेकिन अब बदकिस्मती से हुआ ये है, मुझे जो मेरी इतलात है मैं उसकी बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ, कि एक सर्विंग जनरल की पतलून डंडे पे लहराई गई लाहौर की सड़कों पर, और मज़ीद कपड़ों समेत, जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन वो जनरल खुद और भी बहुत सारे सर्विंग ऑफिसर्स जो हैं और जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वो इस वक्त भी ये समझ रहे हैं कि ये सब ठीक हुआ है। मुझे इसकी बात नहीं समझ, मुझे ये नहीं समझ आ रही ये स्टॉकहोम सिंड्रोम है या क्या वजह है। स्टॉकहोम सिंड्रोम है अगर, तो फिर तो बात समझ आती है। लेकिन
क्या ये इश्क की वो स्टेज है जिसमें अनाक की और गैरत की और हमीयत की मौत हो जाती है कि जो मर्जी कर। अब आज आपने अख्तर मेंगल की तकरीर सुनी है कौमी असम्बली में? आप इश्क की बात कर रहे हैं, आज पार्लियामेंट में भी इश्क माशूकी की बड़ी बात हुई। अब सार साहब थोड़ा वापस आते हैं जो कुछ पॉलिटिकली हो रहा है। सियासी जमातें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP, जो आज उनकी तरफ से पैगाम दिया गया पार्लियामेंट के अंदर से और सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, ये माजी में ये कहते रहे कि जत्थों के दबाव पर इस्तीफे जो मांगना या इसका मुतालबा करना उसको तनकीद का निशाना बनाते रहे, मगर आज वो वहां से ये मुतालबे आ रहे हैं। क्या इस तरह का मुतालबा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से किया जाना चाहिए? मुतालबा तो कोई भी किया जा सकता है। बात ये मैं कह रहा हूँ, बात मुतालबा से आगे बढ़ गई है। मैं फिर अख्तर मेंगल की तकरीर का जिक्र करूँगा। वो मुताला पाकिस्तान के निसाब में होनी चाहिए वो तकरीर, ताकि नई नस्ल को पता चले कि इस मुल्क में जो लाहौर या पंजाब से बाहर था उसके साथ हमने किया क्या, और ज़रा सी बात पे किस किस तरह हमने मारा है उनको गारों में घुस के। उन्हें ये नहीं पता चला कि किस चीज़ ने मारा है। नवाब नौरोज़ खान का उन्होंने जिक्र किया, फांसी लगा दिया गया। अकबर बुगटी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, गिलानी, नवाज शरीफ और अब्दुल वली खान, बाचा खान। लेकिन जब बात लाहौर की आती है तो फिर हम सारी इलीट इकट्ठी होती है, फिर उन्हें कोई मसला नहीं होता। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज हमने दूसरे सूबों को पैगाम क्या दिया है? हमारी सारी माजी की पॉलिसी गलत साबित हो गई। हमने जो कुछ उन लोगों के साथ किया है, क्या उनके वो प्यार डिजर्व नहीं करते थे? आज भी मौलाना हिदायतुर्रहमान गवादर में इस बुनियाद पर कि उसने पुरअमन मुजाहिरा किया, आज भी वो जेल में है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने उसके ह्यूमन राइट्स का ख्याल नहीं किया। आज भी बलोचिस्तान के मिसिंग पर्सन जेलों में है। जाना है, ब्रेक से वापस आज साहब से यही सवाल पूछेंगे कि बात लाहौर की आती है तो एलीट इकट्ठी हो जाती है, तो बाकी सूबों को क्या पैगाम गया, और इस्लामाबाद की अपडेट इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज, पार्लियामेंट के अंदर रेफरेंस और तल्ख तकरीरें, जजेस में भी इख्तिलाफ, चीफ जस्टिस का मुस्तकबिल सज्जाद अली शाह या इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। इसार साहब, क्या चीफ जस्टिस की रिट खत्म हो रही है? अगले चंद महीने इतने अहम आईनी ओहदे पर किस तरीके से मामलात आगे जाएंगे? देखें, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि आज मैंने पहली दफ़ा ये देखा कि किसी हुकूमत ने ख़ुद अपनी रियासत पे हमला किया हो। और आज जिस तरह एक खातून जो ना पार्लियामेंट के रुकन है, ना जिन्होंने आज तक कभी इलेक्शन लड़ा है, ना उन्होंने कभी एक वोट लिया अवाम का, आज वो जिस बहादुरी के साथ चीफ जस्टिस, साबका चीफ जस्टिस साहिबान और सदर मुमलिकत को रगेद रही थी और जिन अल्फाज से वो उन्हें बुला रही थी, मुझे तो इस सिस्टम के ऊपर और इस सिस्टम के कर्ता धर्ताओं के ऊपर शक हो रहा था कि वो इससे मुखलिस हैं भी या नहीं। एक तरफ वो सिस्टम की लाडली खिताब कर रही थी और पार्लियामेंट में सिस्टम का लाडला खिताब कर रहा था, और दोनों ही अपने अब्बुओं को बचाने के लिए एक ही बात कर रहे थे कि जी चीफ जस्टिस को भेज दें, और वो चीफ जस्टिस लेके आए जो हमारी मर्जी का चीफ जस्टिस हो। यहाँ तक कि उन्होंने सदर मुमलिकत को भी कह दिया, और आज मरियम के मुंह से असल बात भी निकल गई कि इलेक्शन हम तब कराएंगे जब ये लोग चले जाएंगे। तो इससे हुकूमत का जो माइंड सेट है वो तो क्लियर हो गया कि उन्होंने ये तय कर लिया हुआ है कि इलेक्शन तब होंगे जब उनको ये बात का यकीन होगा कि उनके अपने बंदे ऊपर बैठे हुए हैं जो उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उन्हें इलेक्शन हारने नहीं देंगे। फिर मेरा सवाल पैदा होता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या फिर PTI उस चीफ जस्टिस को मान लेगी और PTI उस सदर को मान लेगी? जिस चीफ जस्टिस को आज आप लोग नहीं मान रहे, 13 जमातें मिल के आपने इस्लामाबाद के अंदर पहली दफ़ा कोई हुकूमत जो है वही अपनी रियासत के खिलाफ एहतजाज कर रही है और मुजाहरे कर रही है। तो मुझे तो आज बड़ा दुख हुआ इस सिस्टम के ऊपर, जिस सिस्टम के अंदर एक लाडला और एक लाडली जिनकी कोई पलड़ों की बराबरी, लेवल प्लेइंग फील्ड, जिस तरह भी आपने बात रखी, ये तो फिर कोई भी नहीं मानेगा निजाम को। आज एक ना माने, कल दूसरा ना माने, तो फिर तो मामला कैसे आगे? तो कह रहे हैं कि इंतखाबात करा दें, वो कब नहीं मान रहे, वो तो कह रहे हैं इंतखाबात करा दें, वो तो कह रहे हैं अभी कराएं। जो आप जिनका कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं वो जाएंगे तो होंगे, तो वो कह रहे हैं कि ये इनके फैसिलिटेटर हैं, वो कहते हैं वो उनके फैसिलिटेटर हैं। सवाल तो ये फैसिलिटेटर तमाम निजाम के अंदर जो के ऊपर शोर मचा हुआ है कि आपको देखकर खुशी हुई, क्या चीफ जस्टिस ने बिलावल भुट्टो को देख के नहीं कहा था कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट देख के हमें बहुत अच्छा लगा है? क्या चीफ जस्टिस ने शहबाज शरीफ को नहीं कहा था कि आपके चेहरे की संजीदगी से हमें लगता है कि सिस्टम से कोई बेहतरी निकलेगी? मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, वो बतौर मुल्जिम कोई
रिलीफ लेने गए थे? जी पेश हुए थे तो और किस लिए गए थे? वहाँ पे चाय पीने गए थे उनके साथ? नहीं, बुलाए गए थे किसी मामले किसी मामले में गए थे। पूछ रही हूँ ना जी, किसी मामले में पेश हुए थे। और मुझे सबसे बड़ी बात बताएं कि ये बात तो बड़ी चुभ रही है कि आपको देख के बहुत अच्छा लगा, ये बात का किसी को एहसास नहीं कि चीफ जस्टिस ये कहे कि अगर इमरान खान नवाज शरीफ की जान को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जब चीफ जस्टिस हाथ फैला के ऐसे खड़े हो गए नवाज शरीफ के सामने खड़े हो गए कि इनको कुछ नहीं होना चाहिए, इन्हें बाहर भेजें 17 साल के मुजरिम को, ठीक है 17 साल की सजा हुई है लेकिन इन्हें बाहर भेज दें, और बार बार चीफ जस्टिस कहें कि अगर नवाज शरीफ को 24 घंटों में कुछ हुआ तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? तो तब ये लाडले नहीं थे, तब ये चीफ जस्टिस साहिबान नहीं थे क्या? जब 50 रुपए के स्टाम्प पे आप किसी को बाहर भेज देते 17 साल के सजा याफ्ता को, तो ये सिस्टम के जो थे लाडले, ये लाडले नहीं थे? जब शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फॉरवर्ड किया होगा, निकलेगा क्या जो पार्लियामेंट के अंदर? मैं आपसे कभी कभी जब मैं जरा जज्बाती होता हूं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे भी इस प्रोग्राम के लाडला समझ के कभी कभी दूसरों की तरफ वक्त दे दिया करेंगे। मैं तो आपकी हकमियत को चैलेंज ही नहीं कर रहा, मैं तो हकमियत, मैं कौन सा मरियम बिलावर हूं जो आपकी हकमियत को चैलेंज करूंगा? पार्लियामेंट के अंदर शोर कर रहे हैं, जो बाहर कर रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं कि जब मैं यही अर्ज करने जा रहा हूं कि मुझे एक बात का जवाब दें कि ये जो पार्लियामेंट में बोल रहे हैं या जो बाहर बोल रहे हैं, ये बोल तो सिर्फ एक ही बात रहे कि आप सब जाएं और हमारी मर्जी के लोग आएं, और हमारी मर्जी के लोग आएंगे तो हम फिर इलेक्शन कराएंगे। तो फिर इस सिस्टम को बंद कर दें। आप कह दें कि जी बस ये सिस्टम इनकी ख्वाहिशों से चलना है, इनकी मर्जी से चलना है, सदर को भी शहजाद चौधरी साहब, बात तो एक आज अंदर और बाहर जितनी सख्त तनकीद की गई और फिर इस्तीफे का मुतालबा, सर होने को क्या जा रहा है ऐवान अदल के अंदर, और क्या ये तरीका दुरुस्त है कि जत्थों की बुनियाद पर लाकर ऐसे मुतालबात किए जाएं? अब पहले तो जो हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं, होने जो जा रहा है उसके बाद में बात कर लेंगे। इस वक्त जो हो रहा है ना सुप्रीम कोर्ट के बाहर, मैं समझता हूँ ये सियासत और जमहूरियत और आइन और कानून का जनाजा निकाला जा रहा है। अगर यहाँ पर इस मुल्क में आइन और कानून और जमहूरियत और सियासत अगर जिम्मेदारी या इंटरेस्ट या मफाद किसी का बनता है तो वो दो हमारे पार्ट ऑफ आर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी समझ लीजिए, एक पार्लियामेंट और एक जो हुकूमत होती है सियासी पॉलिटिकल पार्टीज और पार्लियामेंट मिलके इन चीज़ों का दिफा करती हैं, क्योंकि इन्हीं की बुनियाद पे उनकी अपनी वक़्त है और अपनी हैसियत होती है। लेकिन आज उन्हीं का जनाजा निकाल रहे हैं, अपने ही जिस जड़ पे जिस दरख्त पे बैठे हैं उसकी ब्रांचेस काटे जा रहे हैं। ये है हाल इस वक्त जो आपको नजर आ रहा है, ये हो रहा है। और बदकिस्मती दूसरी बात ये है कि ये समझा जाता है कि जो लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो शायद पागल हैं। वो पागल नहीं है, वो आपकी एक एक चीज और एक एक हरकत को समझते हैं। और आप ये क्यों कैसे कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि इमरान खान ने जो 3 दिन पहले किया वो ठीक था। इमरान खान ने जो किया उसको नजर में देखा गया, जिस नजर में किया, जिस तरीके से किया, और जो ये कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। इसलिए खुदारा इसको किसी किस्म की कोई बहुत बड़ी मुहिम बाजी ना समझा जाए। लेकिन आप चूंकि सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए उसका जवाब देना चाहते हैं। एक छोटा सा और नुक्ता, यही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जिनको बार बार इस नाम से पुकारा जा रहा है, अगर ये 3 काम कर दें ना, ये कह दें इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, आइन की ऐसी की तैसी छोड़ दो, आराम करो, जब हो जाएगा, जब कर सके उस वक्त कर लेना, एक ये कह दें। दूसरा ये कह दें कि इमरान खान की जितनी ज़मानतें मैंने दी हैं सब कैंसिल, कोई ज़मानत कहीं से नहीं मिलेगी, और इसको हर जगह पे जाके में डालो और इसको पता लगे कि असल में यहाँ पे रहता है कौन और ताकत किसके हाथ में है। और तीसरा, जब हम कभी इमरजेंसी लगाएं तो उस इमरजेंसी को भी हम रास्ता निकाल लेंगे आपकी इमरजेंसी को जस्टिफाई कर। अगर ये 3 काम हो जाएं, इस उमर अता बंदयाल जैसा चीफ जस्टिस पूरी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया होगा इन्हीं 13 पार्टियों के हिसाब से। ये सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तीसरी बात एक और देखिए, सजाद अली शाह को हटाने के लिए या इफ्तिखार चौधरी को हटाने, इफ्तिखार चौधरी की एग्जाम्पल गलत है, सजाद अली शाह की जायज़ है, क्योंकि उसके ही बाहर, घर के बाहर, दफ्तर के बाहर ये जमघटा बैठा हुआ। एक तरीका था असॉल्ट करने का, उस असॉल्ट के बावजूद सजाद अली शाह भागा नहीं था। वो भागा उस वक्त था जब आर्बिटर बीच में आया था। आर्बिटर कौन था? जहांगीर करामत। बोला था सदर तू भी जा फारूक लगारी को, और चीफ जस्टिस तू भी जा, क्योंकि तुमने एक पूरे निज़ाम को हिला के रख दिया है उसकी लड़ाई के अंदर नवाज शरीफ के साथ। तो ठीक है जी, आप दोनों के दोनों हट जाएं। उसके बाद और ऑर्डर आया जिसने कि नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट किया, और एक हुकूमत 1997 के बाद अपने तौर पर अमीरुल मोमिनीन के सफर की तरफ चलना शुरू हो गई। तो उसके आपको आर्बिटर की जरूरत होती है। दूसरा,
रेफरेंस जब आएगा ना तो रेफरेंस की बुनियाद आईनी हुआ करती है। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी अब है? चीफ जस्टिस ने सुने, मतलब ये इसलिए कि मुझे चीफ जस्टिस की शक्ल पसंद नहीं है या उसने वो फैसला नहीं किया जिसको मैं पसंद नहीं करता, तो मैं रेफरेंस तो नहीं रेज कर सकता। अगर आइन के आगे गए हो, खुद फैसले कर लेते थे ना, पार्लियामेंट में कर लेते, पार्लियामेंट से बाहर कर लेते, सियासी लोग कर लेते, लेकिन अगर नहीं किया तो इंतजार करो। अब अगर उसके सामने गए हो तो उसके मुताबिक वो कहे कि इलेक्शन जायज नहीं है 90 दिन के बाद, वो कह सकता है। वो कैसा चीफ जस्टिस है जो मुंह से ये अल्फाज निकालेगा? लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक ये चीजें जो हैं, जो आपने रेफरेंस लेके जाना है, उसकी बुनियाद आईनी होनी चाहिए, आर्बिटर होना चाहिए, या फिर आप डायरेक्ट हमला करें। हमले के बाद भी सजाद अली शाह नहीं गया था, कोई गया था उसके पास, उसने कहा था कि आज उस तरह की सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हो सकता है कि अगर ऐसा भेजना पड़े तो सबको भेजना पड़ जाए। उससे हमें, मेरा हाल में समझ नहीं आ रही कि आहिस्ता आहिस्ता सिरकते जा रहे हैं उस तरफ। ठीक हो गई। यहीं से गुफ्तगू आगे लेके चलते हैं। रेफरेंस की बात हो रही है। पार्लियामेंट की जानिब से चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने की करारदाद मंजूर की गई है। पाकिस्तान में इससे पहले ऐसी कोई नज़ीर नहीं कि पार्लियामेंट ने किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐसा कदम उठाया हो। इत्तेहादी हुकूमत में काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए सोच विचार किया जा रहा था। ताहम मीडिया और अखबारी इत्तलात के मुताबिक हुक्मरान जमातों के कई कानूनी माहिरीन इस तजवीज़ के खिलाफ रहे हैं। उनका मौक़िफ़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ रेफरेंस बैकफायर भी हो सकता है। इन माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के अच्छे नताइज नहीं निकले। यहाँ तक कि एक फौजी हुक्मरान परवेज़ मुशर्रफ को भी इस हवाले से शिकस्त का सामना करना पड़ा जब उन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। इसी तरह जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करके हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। चंद दिन पहले तक हुकूमत के हामी मुतादिद वकला का ये मौक़िफ़ भी रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हम ख्याल जजेस के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को मुत्तहिद करने का बायस भी बन सकता है, जो इस वक्त शदीद अंदरूनी तकसीम का सामना कर रही है। इस हवाले से माजी की नज़ीरें भी मौजूद हैं जब किसी एक जज के खिलाफ रेफरेंस ने अदलिया को किसी हद तक मुत्तहिद कर दिया। इसी तरह ये मिसालें भी मौजूद रही हैं कि जब भी हुकूमत किसी जज को निशाना बनाने की कोशिश करती है तो वकला बरादरी हमेशा मुत्तहिद हो जाती है। ये बात तय है कि सदर आरिफ अलवी भी चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस पर अपने दस्तखत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सदर के लिए लाजमी है कि वो अपने जहन का इतलाक करें कि आया हुकूमत की जानिब से भेजे गए रेफरेंस में कोई दम है या नहीं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करना उनको मनसूख करना पड़ा क्योंकि सदर ने उसे आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजने से पहले सही तरह से नहीं जांचा था। यूँ इन हालात में क्या कौमी असम्बली की तरफ से चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस का कोई अमली फ़ायदा होगा या इस मश्क का मकसद सिर्फ ऑप्टिक्स की हद तक होगा? इसी मामले पर सवाल रखेंगे आप सबके सामने। जजेस के खिलाफ रेफरेंस की नज़ीरें मौजूद हैं। हुकूमतों और इस्टेब्लिशमेंट को कामयाबी नहीं मिली, क्या हुकूमत ने तुरुप का पत्ता खेल दिया है? हसन निसार साहब, इसको सिर्फ ऑप्टिक्स कहा जाए, एक ऐसा काम जिसकी कोई मजबूत हिकमत अमली मौजूद नहीं है, या फिर वाकई हुकूमत कुछ करना चाह रही है? अच्छा, मैं इसको डेस्परेशन की इंतहा समझ रहा हूँ। फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन, ग्रीड, ऑब्सेस्ड, जैसी ज़बान इस्तेमाल हो रही है, जैसा लहजा है, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। ये डेस्परेशन की इंतहा है और मैं इसको कोई और लफ्ज़ मुझे इससे बेहतर नहीं लगता। ये सारे अल्फाज अब्सार साहब जो हसन साहब बोल रहे हैं, डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन, ग्रीड, ऑब्सेस्ड, हुकूमत के पास कोई करने को, कोई अमली कदम लेने को नहीं है कुछ। वाकई वो इस जगह पर आगे हैं कि इस तरह का काम किया जाए जो शायद खुद मंतकी अंजाम तक ना पहुंच सके। अमली एतबार से कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कहा जा सकता है। आयशा एक जुमला सुन लें। आज मैंने मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान देखा कि अब फैसला अवाम की अदालत में होगा, और बंदा पूछे तुम तो अवाम की अदालत से भाग रहे हो। अवाम की अदालत का मतलब है इलेक्शन। ये अखबारों में है आज। इससे अंदाजा लगा लें कि इनका हाल क्या है ज़हनी तौर पे। जी, बस इतना ही कहना था। ठीक है,
जी अफसार साहब, क्योंकि आज अदालत ने भी ऐसा लगा है कि थोड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, एक कदम पीछे हटी कि जो हालात बाहर बनाए हुए हैं ऐसे में क्या आइन की अमलदारी, क्या इलेक्शन, हुकूमत के कंट्रोल में कुछ नहीं, हुकूमत एक कदम आगे बढ़ रही है, ये क्या है? किसी के भी कंट्रोल में कुछ नहीं है, अदालत के भी कंट्रोल में कुछ नहीं है। अदालत भी तो लोग देख के फैसला कर रही है ना। हुकूमत भी, जो आपने ऑप्टिक्स की बात की, ऑप्टिक्स है या इसका कुछ निकलेगा नतीजा, ये रेफरेंस जो है ना, ये एक जंग के दौरान एक हथियार है। ये कामयाब होता या नहीं होता उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कामयाब हो जाए तब भी, कामयाब ना हो तब भी। असल इशू ये है आयशा कि ये अजदहे और मगरमच्छ की लड़ाई है और दोनों इस वक्त फंसे हुए हैं और एक की शिकस्त पे ये मामला हल होने हैं। अब बीच का रास्ता कोई रह नहीं गया। जो ख़तरनाक बात है ना वो ये है कि बीच का रास्ता कोई नहीं है। इस दंगल का एक अंजाम होना है, एक साइड जीतेगी एक साइड हारेगी। उसके बाद क्या होता है वो एक अलग इशू है, वो फिर एक अलग बहरान होगा। लेकिन फ़िलहाल जो है ना ये वाला जो जिस हम डेडलॉक में फंसे हुए हैं, जो बहरान है ना, वो जो कहते हैं बोतल की गर्दन में फंसा हुआ है इस वक्त, इसमें से एक हारेगा तो हम आगे निकलेंगे, एक जीतेगा तो निकलेंगे। और वो कौन है, उसमें हादसा भी हो सकता है, मुआवजा भी हो सकता है। मैं तो बहुत क्लियर हूँ इस बात में। ठीक है, ठीक है शहजाद साहब, बीच का रास्ता कोई नहीं है, हुकूमत फिर करना क्या चाह रही है? आज मुज़ाकरात की बात दोबारा कोर्ट ने कही, वैसे कि आप मुज़ाकरात करके आए, बताएं क्या करने को है? देखिए रास्ते दो हैं। एक तो रास्ता ये है कि इलेक्शन मिलके जब भी फैसला करें, 2 माह में, 3 माह में, 1-1.5 माह में, जब भी करना है करवा लें, इलेक्शन करवाएं, रीसेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो जीतेगा वो आ जाएगा, पार्लियामेंट अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगी, निज़ाम फिर से आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर देगा। गो चैलेंजेस उसी तरीके से रहेंगे, नौयत रहेगी। IMF का मसला अभी भी वैसे का वैसा है, मईशत अभी भी डावांडोल है और इस वक्त तो हम श्रीलंका से भी बुरी पोजीशन के अंदर आ गए हैं अपनी मईशत के हिसाब से। वो चैलेंजेस अपनी जगह पे हैं, लेकिन किसी निज़ाम को आपने कहते हैं ना कि आप मुसीबत में फंसे हुए हैं, लेकिन आप उसके ऊपर फिर अपने ऊपर एक टोप भी चढ़ा लें और मुसीबत करवा लें और ज़्यादा अपने पहाड़ गिरा लें। अपने ये पहाड़ गिराने के चक्कर में एक तो ये तरीका है। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आज अभी अफसार साहब ने बोला, उन्होंने कहा ये जंग की कैफियत है, इसमें हथियार इस्तेमाल होते हैं, इसमें जंग का फिर जो नतीजा निकलेगा उसके बाद फैसला। इस जंग के अंदर पाकिस्तान का क्या बनता है, पाकिस्तानियों का क्या बनता है, इस वक्त इसका किसी को एहसास नहीं है। सिर्फ एक कुव्वत है जो कि गालिबन इस वक्त अपने मसाइल में घिरी हुई है और शायद उसके अंदर थोड़ी बहुत उनकी अपनी समझ बूझ भी हो, लेकिन सिवाय इलेक्शन के और उस कुव्वत के और कोई तरीका नहीं है इस निज़ाम को रीसेट करने का। और जब तक रीसेट करके आप इनको फिर से फिर अलग से स्टार्ट नहीं करवाएंगे आपके होंगे। बाकी क्विकली मैं बता दूं, आपके जो आपने रेफरेंस की बात की, आज आपने लफ्ज़ यूज किया तौहीन, डर किया है चीफ जस्टिस का। मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी पत्ते की बात की, उन्होंने कहा तौहीन होनी चाहिए अदालत की, यानी मेरी तौहीन ना करो, मेरी गवर्नमेंट की तौहीन ना करो, मेरे वजीर आज़म की तौहीन ना करो, जो कि असल डर है। और उसके लिए आके बैठ गए हैं कि अगर तूने तौहीन की तो फिर या लगाई तो हम भी इधर ही हैं और तेरे ऊपर हमला भी मौजूद है जिसे हम पहले कर चुके हैं। आयशा एक बात कहना चाह रहा हूँ सर, छोटी सी बात कि जो इलेक्शन का हल तजवीज़ किया है ना शहजाद चौधरी साहब ने कि उसके बाद रीसेट हो जाएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है सियासत का पाकिस्तान की, जब तक इलेक्शन से पहले मामला किसी तरफ नहीं लगते, इलेक्शन के बाद ये मामला चलता रहेगा ऐसे ही, वो ख़त्म नहीं होगा। फिर इलेक्शन के बाद जो हार जाएगा उसने कबूल नहीं करना और वो फिर यही तमाशा चलता रहेगा इस मुल्क में, जो भी हो। इसलिए इलेक्शन से पहले एक फैसले एक तरफ लगना पड़ेगा हमें। बिल्कुल दुरुस्त। इसार साहब, आज चीफ जस्टिस साहब ने भी रिमार्क्स दिए कि तफरीक शुदा मुआशरा होगा तो नताइज कौन कबूल करेगा, और जो बाहर हो रहा है ऐसे में आइन और कानून तो खुद खामोश हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट इंतखाब के फैसले से पीछे हटने का इंदिया दे रही है, समात भी लंबी आगे चली। 14 तारीख निकल गई जो उन्होंने दी थी, वो तो हट गई और उन्होंने इसके ऊपर कोई रिमार्क्स भी नहीं दिया। और एक्चुअली तो आज उन्होंने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि वो
कोई बड़ा फैसला करने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए वो बार बार कहते हैं कि मुज़ाकरात कर लें। और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी बहुत कामयाब रही। उन्होंने जजों को इस सतह पे डरा दिया। उन्हें पता था कि अब 14 तारीख के बाद आइन ये कहता है कि वज़ीर आज़म समेत जो जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर तौहीन अदालत लगे, लेकिन उन्होंने इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई है कि जजेस जो हैं वो डर के एक कदम पीछे हो गए और पार्लियामान का बिल ले आए हैं। और वो जो क्या कहते हैं, अब कंबल जो है वो दोनों तरफ से वो जान छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन कंबल नहीं छोड़ा अभी ने। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा, हम तो वो यही रख रहे थे कि इससे कट्टी कट्टा निकल आएगा, कोई लड़ाई निकलेगी, तसादुम होगा, उससे कोई तो रास्ता निकलेगा ना, हाँ या ना का, जीत या हार का कोई एक तो तय होगा कि अब पाकिस्तान किस समत जाना है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 3 महीने तक कोई समत का तयन नहीं होगा और ना मुझे मुआवजा होता नजर आ रहा है। मतलब आप कह रहे हैं 3 महीने है वो, क्योंकि ऊपर कहा ना कोई हार जीत पर तय होगा, तो 3 महीने कुछ तय नहीं होने, कुछ नहीं होगा। ये डंग टपाओ पॉलिसी इसी तरह रहेगी अनटिल अनलेस नई क्या नाम है जजेस नहीं आ जाते, नया सदर नहीं आ जाता, फिर मुझे यकीन है कि इंतखाबात होंगे। उससे पहले ये जो मर्जी कर लें। आप ये कह रहे हैं इतने दिन अदालत कोई फैसला नहीं देगी इलेक्शन को लेकर? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर करना होता तो आज के बाद उन्हें कोई क्लियरली फैसला देना चाहिए था कि तौहीन अदालत हो गई। उन्होंने 14 की कहा था, 14 पे इलेक्शन नहीं हुए, इसके जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाए, इन पे तौहीन अदालत लगाई जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसका मतलब ये है कि वो भी इस सारे निज़ाम से जो एक डराने का निज़ाम है उससे डरे हैं और एक कदम पे पीछे चले गए। देखना यह है कि जो गुफ्तगू हो रही है कि किसी एक जानिब की शिकस्त थी मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी, मगर इसार साहब ये कह रहे हैं कि 3 माह तक उन्हें होता कुछ नजर नहीं आ रहा। 3 माह बाद मंतकी अंजाम नजर आएगा। फैसला आप कर सकते हैं, खास तौर पर जो इस्लामाबाद के हालात हैं कि फैसला कब होना है, इसका कि अंजाम क्या निकलेगा, किसकी जीत और किसकी हार। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।